हमारी मैनेजर मैं आइडिया वाला काम करती हूँ। ऑल सेट ये रिकॉर्डिंग करी है कि कल दोपहर बाद से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी यहाँ भिवानी में हो रही है। 9 बजे 5 लाख ध्वज हम कार्यकर्ताओं के घरों पर फहराएंगे। 4 लाख बनना प्रमुख और 1 लाख उससे ऊपर के कार्यकर्ता। एक दिन एक समय ये कार्यक्रम हम अपने को दे रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उससे पूर्व तैयारियों में हमने 90 की 90 विधानसभाओं की 15 प्रमुखों की कार्यशाला, इस एक कार्यशाला में औसत रूप से 3500 से 4000 कार्यकर्ता शामिल होंगे, क्योंकि वो उनकी संख्या इतनी होती है। अभी 3 हो चुके हैं। 6 अप्रैल तक हमने इसको करने का टास्क दिया है। इसके साथ साथ हमने 15 मार्च से 22 मार्च तक जितने नए मतदाता बने हैं इस बार की वोटर लिस्ट में, जनवरी में वोटर लिस्ट आती है, जनवरी लास्ट में, सब नए मतदाताओं को हम टच करेंगे और सदस्य बनाएंगे। और 23 मार्च को नव मतदाता सम्मेलन करेंगे, क्योंकि 23 मार्च भारत में बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जो भक्ति के भाव से सबको सरोबार करता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस है। हमारा युवा मोर्चा इसमें अगुवाई करेगा। इससे पहले हमारे चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम 3 नगर निगम हैं, उनकी तैयारी के लिए हम जुटे हैं। ड्यूटियाँ कुछ बांटी हुई हैं और कुछ टास्क इस बैठक में दिए गए हैं। 14 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है करनाल और सोनीपत में। लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। करनाल के लोगों ने लगभग 1000 कार्यकर्ता बुलाए हैं और सोनीपत के लोगों ने 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं को बुलाया है। तो वो दोनों स्थानों पर बैठक को एडजस्ट करेंगे। ये अप्रैल का जिक्र है, 14 फरवरी, 14 फरवरी उससे मधुबन पुलिस लाइन में वो सरकारी कार्यक्रम को एडजस्ट करेंगे, पुलिस विभाग के, और एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में भी सहभागियों को करनाल के अनाज देंगे। तो ऐसे आगे के कार्यक्रमों का कैलेंडर हमने अपने महिला मोर्चा, SC मोर्चा, BC मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उत्तराखंड प्रकोष्ठ और पूर्वांचल प्रकोष्ठ, उनको भी विशेष दायित्व नई मेंबरशिप करने के लिए सौंपे हैं। इसी समय में फरवरी के महीने में जो समय बचा है उसमें वो एक नई मेंबरशिप का अभियान चलाएंगे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में। बजट पर हमारे कार्यक्रम हर जिले में चल रहे हैं। 9 जिलों में बचे हैं जो आने वाले हफ्ते भर में उसको हम पूरा करेंगे। बाकी सब जिलों में बजट के कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए। बजट के जो मुद्दे हैं उसको नीचे तक ले जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता G20 की बैठक जो मार्च फर्स्ट वीक में गुड़गांव में हो रही है, उसके लिए भी G20 की मुद्दा नीचे तक जाए, क्योंकि ये भारत के लिए गौरव का पल है। देखिए, हमने बहुत शताब्दी, या मैं कहूँगा कि हमने एक लंबा समय गुलामी का बिताया है। हमने एक लंबा समय आत्महीनता के भाव का गुजारा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज भारत का दिन आया है, भारत का समय है दुनिया के सामने। पूरी दुनिया भारत को आदर्श रूप में देख रही है, गौरव से देख रही है। तो ये गौरव के पल भी नीचे तक जाएँ। हमने रामलला को टेंट में देखा है, हमने बाबा विश्वनाथ को उस प्रकार के वातावरण में देखा है जहाँ जाकर हमको महसूस होता था कि इसका गौरव कितना होना चाहिए। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा देखी है। उस झंडे को डी-सेरेमोनियल कहा गया जहाँ पर उन्होंने पहला झंडा 30 दिसंबर 1943 को फहराया था। अब हम जाट पंचम की जगह सुभाष की मूर्ति देख रहे हैं, लहराता हुआ झंडा देख रहे हैं, वीरों के नाम पर टापुओं के नाम देख रहे हैं। तो चाहे वो ऐतिहासिक गौरव है, सांस्कृतिक गौरव है, चाहे वो आज़ादी की युद्ध के समय का गौरव है, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा हम अपने समय में देख रहे हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो जिनको पहले गौरव मिलना चाहिए था, यश मिलना चाहिए था, वो यश जो नहीं दिया गया था, आज वो गौरव और यश मिल रहा है। और हमने कहा है कार्यकर्ताओं को कि आम आदमी को भी वो गौरव और यश महसूस हो कि दुनिया में सभ्यता सिखाना अंग्रेजों का दायित्व है। उसको कहते थे व्हाइट मैन बर्डन। ये सफ़ेद लोगों की जिम्मेवारी है कि दुनिया को सभ्यता सिखाएं। इसलिए वो भारत पर राज करें, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया पर राज करें, वो न्यूजीलैंड पर राज करें, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ पर राज करें, वो आधी दुनिया पर राज करें, वो अफ्रीका पर करें, वो दक्षिण अमेरिका पर करें। ये वाइट लोगों का बर्डन है।
वो कहते थे ये दुनिया को सभ्यता सिखाना हमारा ही दायित्व है। और बाद में कैपिटलिज्म का मुद्दा और लोकतंत्र का मुद्दा और मानव अधिकारों का मुद्दा लेकर अमेरिका बढ़ा और उन्होंने कहा दुनिया को लोकतंत्र सिखाना हमारा मुद्दा है। लेकिन उस सारे समय में दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे कि नहीं, भारत ही का विचार ही दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता है। जब पहले हमने कम्युनिज्म को ढहते देखा, फिर हमने कैपिटलिज्म को ढहते देखा, अमेरिका को मैक्सिको के बीच में दीवार खड़ी करके देखा, हमने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चरमराते हुए गिरते हुए अभी देखा, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा। उस देश को, जिस देश ने कभी इतने वर्षों तक राज किया भारत पर, उस देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक व्यवस्था में इस्तीफा देते हुए हमने देखा। और भारत के, मैं कहूँगा कि पूर्वज भारत के हैं ऐसे ऋषि सुनक ने उस कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने का दायित्व तो उस समय में लिया जब चैलेंजेस थे। और आज ये चैलेंज केवल इंग्लैंड का ऐसा नहीं, हमसे पीछे गया इंग्लैंड इकोनॉमी में, हम 5वें बने हैं, उसी को पीछे करके 5वें बने, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन ये हालत न्यूजीलैंड की भी है, ऑस्ट्रेलिया भी संकट में, पूरा यूरोप संकट में, अमेरिका संकट में है। यानी जो पूंजीवाद की जीत की बात कर रहे थे, वहाँ पूंजीवाद चरमरा कर गिरता हुआ अपने स्थानों पर दिख रहा है। और उस विचार की विजय हो रही है जिसके लिए कभी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 98 में एक पुस्तक लिख के कहा था, द थर्ड वे, तीसरा रास्ता दुनिया का यही है जो सफल हो सकता है। और आज उसकी सफलता दुनिया को दिख रही है। ये भारत का रास्ता ही दुनिया को रास्ता दिखा रहा सकता है। इसलिए जिसको द साउथ कहते हैं 150 जो भारत के साथ अभी खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने G20 की बैठक से पहले उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि आपका विचार ही हम सबका विचार है। आप हुई है वो तो हुई है, वो तो मैं आपको बोर्ड की और जो है SPSC की बात बता रहा हूँ, 1,01,000 कुछ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कह रहे थे कि कांग्रेस ने 10 साल में 40,000 नौकरी दी, आप कह रहे हैं 80,000। नहीं, मैं जो आंकड़ा है मेरे पास वो बताऊंगा, कौन क्या कह रहा है। उन्होंने एक योजना का कहा, कृष्णपाल जी ने 1 लाख से ऊपर बताया। तो अगर किसी का अंतर है तो 10 साल में 40,000 दी है, 10 साल का उन्होंने बताया था 80,000 से। अब हमारी बात करो ना यार, उनका वक्त गया, हमारी बात करो। चलो अध्यक्ष जी, मेन मतलब ये मान सकते हैं कि पूरी रस्साकसी, पूरी जो कसरत है वो मिशन 2024 को लेकर है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं जब अध्यक्ष बना तभी मैंने कहा था कि हम इस तरह की पार्टी यहाँ पर खड़ी करेंगे जैसे गुजरात में है, जैसी मध्य प्रदेश में है। 27 साल बाद फिर से 156 सीटों के साथ वहाँ सरकार बनी है। हमारे यहाँ संगठन उतना नीचे तक उतना प्रभावी नहीं था। अब हम उस प्रकार का संगठन प्रभावी करने में, खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख लोग आज मेरे पोर्टल पर हैं, मेरे फ़ोन पर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, त्रिदेव हैं, किसी से कभी भी मैं बात कर सकता हूँ। जो बूथ एजेंट हैं 20,000, जो उन बूथों के पालक हैं 20,786 जो एक्चुअल आंकड़ा है, और उनके साथ ही BLA 2 है, और उससे ऊपर का सारा कैडर अभी भी मेरे सन पोर्टल पर मेरे पास है। कभी भी, कल रात को भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी इन सब के सामने, और इसको हम 4 लाख तक ले जा रहे हैं। और 4 लाख तक इसी पोर्टल पर होंगे, सबके नंबर होंगे, सबसे बात होगी, सबकी कार्यशाला होगी, पेपर वर्क नहीं, एक्चुअल वर्क है। और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है साहब, सालों तक तो अध्यक्षों को ही काम नहीं करने दिया, अब वो क्या हमसे बात करेंगे। 2 अध्यक्ष उन्होंने सुख के ताक दिए, अशोक तंवर जी को तो लठिया के उन्होंने उतारा, शैलजा जी को काम ही नहीं करने दिया। वर्तमान अध्यक्ष की अभी पड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी कह ले मोहब्बत की दुकान खोलो, वो दुकान खुल नहीं रही है। सबको इकट्ठा बुलाया तो पीछे मीटिंग में आ गई। आप किससे तुलना करा रहे हैं भाई साहब? वो तो अपने अपने उसमें ही है सारे के सारे। कांग्रेस तो जो ये कोशिश की गई ना कि हम इसको किसी तरह से पिता पुत्र के ही एक सिस्टम में से चलाएं, उससे कांग्रेस ने अन्य वर्गों में अपने जनाधार को खोया है और संगठनात्मक वर्किंग को भी खोया है। सरूदेव मान कह रहे हैं कि अब संगठन बनेगा कांग्रेस का। देखकर अपने बाबा को मेरे सरकार आए हैं, अपने ही पूर्वजों को जब आनंद पूर्वक देखते हैं, अपने ही पूर्वजों के सम्मान में जब सरकार को साष्टांग होते हुए देखते हैं, तो वो आनंद सब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए ड्यूटियाँ कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं कि भारत के लिए वर्तमान समय गौरव का पल है, वो गौरव सब तक पहुँचे। ये अभी केंद्र के बजट पर भूपेंद्र यादव जी बोले हैं, G20 पर सुधा यादव जी बोली हैं, गरीब कल्याण के मुद्दों पर कृष्णपाल गुर्जर जी बोले हैं। अभी कुछ लोगों ने अपने अपने जो पहले के कार्यक्रम उनकी रिपोर्टिंग की है।
अभी दोपहर बाद 2 विषय महत्वपूर्ण हैं। एक विषय जिसमें हम गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, गरीब कल्याण और जोखिम फ्री किसान, इस विषय पर एक प्रस्ताव पास होने वाला है, उस पर चर्चा होगी। JP दलाल जी उस प्रस्ताव को रखेंगे, कमल गुप्ता जी, सुभाष बराड़ा जी उसको सेकंड करेंगे, और उसके बाद कुछ लोग और कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे, और उसके बाद एक पॉलिटिकल जो है 2024 का रोड मैप, इस पर रामविलास जी शर्मा उस विषय को रखेंगे। बाद में कुछ पार्टी के सीनियर नबी जी हैं, हमारे रणदीप गंगवा जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो है, प्रमुख लोग जो है, उस पर अपने डेलीगेशंस में हिस्सा लेंगे। आम कार्यकर्ता जो बैठक के साधारण सदस्य हैं वो भी कोई सुझाव देंगे तो वो भी उसमें शामिल होंगे, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। इस सारे के बाद कि भाई क्या आगामी कुछ कार्यक्रमों की डिटेल चर्चा हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी और बिरला जी एडवोकेट करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, तब ये कार्यकारिणी की बैठक नॉर्मली संपन्न होती है। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 इम्पोर्टेंट बैठकें इसके साथ ही जुड़ी हुई हैं। एक बैठक उसके बाद होगी, हमने हर प्रदेश के व्यक्ति को एक मंडल का जिम्मेवार बनाया है, उसको हम कहते हैं पाल। हमारे जितने भी मंडल हैं, पहले 307 थे, अब कुछ 3-4 मंडल बढ़े हैं, 308, तो वो बढ़े हुए मंडलों के साथ हर एक के पालक के साथ वहाँ बातचीत होगी। जिनको 2 टास्क पर बात होगी, लाभार्थी संपर्क, जो चिरायु कार्ड जिनके बने हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो जो नीचे तक पहुंच रही हैं, उसकी कोई कठिनाई है, दिक्कत है, फीडबैक क्या है, तो हर महीने 2 लाख लोगों का फीडबैक हम लेंगे। और इसलिए ये समय भारत के लिए और भारत की विचारधारा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पूरी दुनिया को व्यापार के रूप में देखते थे, बाजार के रूप में देखते थे, ऐसे फीजर कंपनी के CEO को नीचे नजरें करके हमने घूमते हुए देखा, और भारत की वैक्सीन की दुनिया भर में प्रशंसा होते हुए हमने देखा। 23 करोड़ वैक्सीन हमने उस समय दिए जब दुनिया को उसकी ज़रूरत थी। हमने पैसे नहीं बढ़ाए दवाएं के, हमने एजिथ्रोमाइसिन भेजी, हमने रेमडेसिविर भेजे, हमने कुनीन भेजी दुनिया के मुल्कों को, जो चाहिए था उस समय दिया। और भारत के प्रधानमंत्री का सख्त आदेश था, कोई इसका व्यापारिक लाभ नहीं उठाएगा, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल सर्विसेज व्यापार नहीं सेवा है, और ये सेवा ही रहनी चाहिए। दुनिया के लिए ये व्यापार हो सकती है। इसलिए भारत का यश इस समय में बढ़ा, और इसलिए G20 का स्लोगन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये हम जो दे रहे हैं, ये हमारा प्राचीन चिंतन है जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको एकात्म मानव दर्शन के रूप में रखा था। दूसरे, हमने एक आगे का कैलेंडर रखा है, 6 अप्रैल तक हम जो एक्टिविटीज़ लेने वाले हैं, उसकी बात मैंने अपने उद्बोधन में कही है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होता है। 2 विचारों का संघर्ष चल रहा है। लोग जनसंघ के लोगों से पूछते थे कि आपका कौन सा विचार है, आप कौन सी विचारधारा, क्या आप पूंजीवादी हो, क्या आप साम्यवादी हो, क्या आप कुछ मिक्स करके कर रहे हो, जैसे नेहरू जी ने किया कि एक समाजवादी शब्द बीच का लेकर आए, कुछ चीज़ें कंट्रोल करके रखी, कुछ समाजवादी आदर्शों के साथ बढ़े। महालनोबिस मॉडल कहते हैं उसको, जो सांख्यिकी के प्रोफेसर थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, उनके मॉडल पर नेहरू जी चले थे। तो ये कौन सा डिजाइन है जिस पे आप चलेंगे? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भारत का प्राचीन दर्शन था, उस दर्शन को ही इज्म के रूप में रखा, क्योंकि उस समय इज्म शब्द बहुत पॉपुलर था। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, उन्होंने कहा इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानव दर्शन। उस एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने वही विचार सब रखे जो भारत के पुराने विचार हैं। और जब ये चीज़ें आगे बढ़ी तो हमने देखा कि कैसे कम्युनिज्म दुनिया में ढहा। ग्लासनोस्त पेरेस्ट्राइका जैसे शब्द रूस में कहने पड़े, उदारीकरण, और ये जो बदलाव आ रहा था, रूस के 15 टुकड़े हो रहे थे। चाइना को ये कहने पड़ा कि बिल्ली काली है या सफ़ेद है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चूहे खाती है नहीं खाती है ये देखना है। इसका मतलब था कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म घुस गया था। जब लोगों ने वो सवाल पूछने शुरू किए तो एक तरह से कम्युनिज्म दुनिया में प्रभावहीन होता चला गया। तो लोगों ने कहा कैपिटलिज्म की विजय हो गई है, पूंजीवाद की दुनिया में विजय हो गई। एक थोड़ी सी पुरानी बात पर और जाऊँगा। एक जमाना फीडबैक का एक पेपर देंगे और हर महीने
एक ड्यूटी लगाएंगे कि 8-10 लोगों से फीडबैक लेकर आओ। तो ऐसे लगातार हर महीने अलग अलग सेक्शन के लाभार्थी का फीडबैक लेंगे, जिससे सरकार के पास, मनोहर लाल जी के पास, मोदी जी के पास जानकारी पहुँचे कि उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में आम जन क्या सोच रहा है। तो हर महीने 2 लाख का फीडबैक लेते हुए आपकी पार्टी के नेता भी ऐसे ही पन्ना प्रमुख का जो काम चला हुआ है उसकी एक रिपोर्ट आज आएगी इसी बैठक में। सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई 4 लाख में से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे कि समयबद्ध रूप से उसको जो हमने टास्क दिया है 6 अप्रैल का उसको पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद शाम को 9 बजे पार्टी में 27 लोग जो हमारे मोर्चा अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, कुछ आर्थिक विषयों पर सोचने वाले लोग हैं, उनकी एक इंटरेक्शन मुख्यमंत्री जी के साथ होगी हरियाणा के बजट को लेकर। तो ये 2 बैठकें, इस फॉर्मल बैठक जो कार्यकारिणी की बैठक संपन्न करने के बाद 2 बैठकें वो आपकी पार्टी के नेता अभी चंद मिनट पहले बात करें, चौधरी वीरेंद्र क्या में है या हमारी मैनेजर है? मैं इधर वाला काम कर रही हूँ। मैं मीडिया का ऑल सेट। रिकॉर्डिंग करते है कि कल दोपहर बाद से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी यहाँ भिवानी में हो रही। देखिए उदय भान जी को बनाने देंगे, देखते हैं। ये 2 तो सूखे तार, उदय भान जी बनाए चले तो देखें। यहाँ तो मैं मेरे आपको भी 19,786 2024 के चुनाव का थैंक यू सो मच। आपने खाना ले लिया।